दुनिया का सबसे ज़्यादा महकने वाला फूल कौन सा है? डूरियन, ब्लैक आयरनवुड, लिली या रिफ्लेशिया? रिफ्लेशिया इंडोनेशिया में पाया जाने वाला एक पौधा होता है। इसके फूल दुनिया में सबसे बड़े फूल के रूप में जाने जाते हैं। इन फूलों से सड़े हुए मांस की बहुत तेज गंध आती है। इस गंध से आकर्षित होकर इसके पास बहुत से जीव आते हैं, जिससे इसमें परागण होता है। क्या आपको पता है कि भारत में फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताएं। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? रवि राय, बलिराम भगत, जीवी मावलंकर, हुकम सिंह? अक्टूबर 1951 में हुए चुनाव के बाद अप्रैल 1952 में पहली लोकसभा की स्थापना हुई थी। उस समय इसको हाउस ऑफ पीपल बोला जाता था। 1954 में इसका नाम लोकसभा कर दिया गया। इसके पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जिनको दादा साहेब नाम से भी जाना जाता था। पहली लोकसभा के कार्यकाल के बीच ही इनका निधन हो गया था। क्या आपको पता है कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 1 फाहियान विक्रमादित्य, ऑप्शन 2 इत्सिंग स्कंदगुप्त, ऑप्शन 3 ह्वेनसांग हर्ष, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शक्तिशाली राजा था। उसने विक्रमादित्य और देवराज जैसी उपाधियां भी धारण की थी। उसका शासनकाल 455 से 467 ईस्वी के बीच रहा। इत्सिंग 7वीं शताब्दी में भारत आया। यहाँ पर उसने संस्कृत का अध्ययन किया और बुद्ध धर्म की तमाम किताबों को पाली और संस्कृत भाषा से चीनी भाषा में अनुवादित भी किया। क्या आपको पता है कि फाहियान द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में बताएं। समान बैरोमेट्रिक प्रेशर वाली जगहों को जोड़ने वाली रेखा को बोला जाता है आइसोबार्स, आइसोहाइड्स, आइसोथर्म्स या आइसोटोन्स। मानचित्र पर समान तापमान वाली रेखा को आइसोथर्म्स, समान वर्षा वाली रेखा को आइसोहाइड्स और समान दाब वाली रेखा को आइसोबार बोला जाता है। इनमें सबसे अलग आइसोटोन्स ऐसे परमाणु होते हैं जिनमें प्रोटॉन की संख्या तो अलग अलग होती है, मगर न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। क्या आपको पता है कि आइसोटोप क्या होते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारतीय संविधान को जिस दिन अपनाया गया था वो है 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 31 दिसंबर 1949, 26 नवंबर 1949। संविधान सभा में 2 साल 11 महीने और 18 दिनों तक कुल 11 सत्रों में हुई चर्चा के बाद हमारा संविधान बना। जिस समय ये बनकर तैयार हुआ था उस समय उसमें एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और इस दिन इसके कुछ गिने चुने अनुच्छेद लागू भी हो गए थे। क्या आपको पता है कि वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में वो कौन सी पहाड़ियां हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं? सतपुड़ा, नीलगिरी, विंध्य या अरावली? 1600 किलोमीटर लंबी पश्चिमी घाट की पहाड़ियां पूर्वी घाट से नीलगिरी पर्वतमालाओं में मिलती हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम दोदा बेट्टा है। नीलगिरी पहाड़ियों के आसपास कुल 3 प्रमुख नेशनल पार्क मिलते हैं, जो हैं मुदुमलाई, मुकुर्थी और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। क्या आपको पता है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में है? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का साधारण व्यवहार के लिए प्रयोग होता था? सतमान, रत्ती, निस्क या करशापण? पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुछ धातु के कॉइन प्रयोग किए जाते थे। इतिहासकारों के अनुसार ये सिक्के राज्य के द्वारा नहीं बल्कि व्यापारियों द्वारा जारी किए जाते थे। इन सिक्कों को करशापण कहा जाता था। ये चांदी के बने होते थे और इनका प्रयोग महाजनपद में सामान्य व्यवहार के लिए किया जाता था। क्या आपको पता है कि सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसके शासनकाल में चलते थे? कमेंट बॉक्स में बताएं।
भारत में निम्न में से किस प्रकार का लोकतंत्र है? ऑप्शन 1 प्रतिनिधिक, ऑप्शन 2 तानाशाही, ऑप्शन 3 प्रत्यक्ष, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। लोकतंत्र को हम दो प्रकार में बांट सकते हैं। इसमें पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र या डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इस तरह के लोकतंत्र में लोग रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसाइट के माध्यम से अपने फैसले स्वयं ही लेते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में फैसले जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि लेता है। भारत में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधिक लोकतंत्र है। क्या आप ऐसे देश का उदाहरण दे सकते हैं जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? कमेंट बॉक्स में बताएं। गुप्त काल के अंतिम वर्षों में निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई? ऑप्शन 1 विकसित शहर, ऑप्शन 2 शहरों का धीरे धीरे पतन, ऑप्शन 3 व्यापारिक शहरों का प्रादुर्भाव, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तीसरी शताब्दी में भारत का रोमन साम्राज्य से और छठी शताब्दी के मध्य में ईरान से व्यापार कम हो रहा था। गुप्त वंश के पतन के समय तक व्यापारों पर अरबों ने मिडिल मैन के रूप में कब्जा कर लिया था और बहुत सारा मुनाफा उनके पास जाता था। इसकी वजह से भारत में समृद्धि कम होने लगी। पैसों की पहले जैसी सप्लाई ना होने के कारण शहरों का पतन काफ़ी बढ़ गया। क्या आपको पता है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से कौन टेलीविज़न डिस्प्ले की तकनीक के विकसित होने का सही क्रम है? ऑप्शन 1 CRT प्लाज्मा LED, ऑप्शन 2 CRT LED प्लाज्मा, ऑप्शन 3 प्लाज्मा LED CRT, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। CRT अर्थात कैथोड रे ट्यूब की तकनीक 19वीं शताब्दी के अंत में ही आ गई थी। इसके बाद प्लाज्मा तकनीक का विकास 1960 के दशक में हो चुका था। इन दोनों के बाद LCD और LED तकनीक आई। वर्तमान में ज़्यादातर मोबाइल, टेलीविज़न, कंप्यूटर तथा अन्य डिस्प्ले में LED तकनीक का ही प्रयोग हो रहा है। क्या आपको पता है कि LED तकनीक का प्रयोग करने के क्या फ़ायदे हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव निम्न में से किसने रखा? विनोबा भावे, S.A. डांगे, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। M.N. रॉय ने रेडिकल डेमोक्रेटिज्म का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के आधार पर ही राजनीतिक दल रहित लोकतंत्र का सुझाव जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया। उनका ये विचार गांधी जी के विलेज रिपब्लिक के विचार से भी प्रभावित था। जयप्रकाश नारायण को भारत छोड़ो आंदोलन का नायक कहा जाता है। उन्हें भारत रत्न 1999 में दिया गया था। क्या आपको पता है कि M.N. रॉय का भारत के संविधान बनने से क्या संबंध है? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? ऑप्शन 1 स्थिति की समता, ऑप्शन 2 न्याय, ऑप्शन 3 वयस्क मताधिकार, ऑप्शन 4 बंधुता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समता, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और देश की अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए बंधुता बढ़ाने की बात की गई है। वयस्क मताधिकार की बात संविधान के अनुच्छेद 326 में की गई है। भारत के हर 18 वर्ष से उम्र के ज़्यादा के नागरिक को वोट करने का अधिकार है। क्या आपको पता है कि संविधान संशोधन से मताधिकार की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई थी? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत का विदेशी व्यापार निम्न में से किस वंश के अधीन शीर्ष पर था? मौर्य, शक, कुषाण या गुप्त? कुषाण काल में भारत के रोम और चीन से अच्छे व्यापारिक संबंध थे। इस समय देश की समुद्री यात्रा से भी अच्छी खासी आमदनी होती थी। यही वजह है कि विदेशी व्यापार कुषाण काल के दौरान शीर्ष पर था। वैसे तो गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल बोला जाता है, लेकिन गुप्त काल में भारत का रोमन साम्राज्य से व्यापार लगभग ना के बराबर था। ईरान और बेजेंटीन से होने वाले व्यापार में भी काफ़ी कमी आई थी। क्या आपको पता है कि सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किस वंश के शासन के दौरान जारी हुए? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को कब भेजा जा सकता है? ऑप्शन 1 दूसरे वाचन के बाद, ऑप्शन 2 प्रथम वाचन के बाद, ऑप्शन 3
अध्यक्ष के विवेक से। ऑप्शन 4 दूसरे वाचन के दौरान सामान्य चर्चा के बाद। संसद के किसी भी सदन में विधेयक को दो तरीकों से सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जा सकता है। पहला, जो मंत्री विधेयक पेश कर रहा है वो सुझाव दे, या फिर सदन के अध्यक्ष विधेयक को अपने विवेक के अनुसार भेज सकते हैं। सेलेक्ट कमेटी का गठन किसी एक बिल के अध्ययन के लिए ही होता है, इसलिए ये समिति अपनी रिपोर्ट देने के बाद भंग हो जाती है। क्या आपको पता है कि इस समिति का अध्यक्ष कौन होता है और क्या इसमें दोनों सदन के सदस्य होते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से कौन सी वस्तु भारत द्वारा आयात नहीं की जाती थी? ऑप्शन 1 चीनी, ऑप्शन 2 महीन रेशमी कपड़ा, ऑप्शन 3 कीमती पत्थर, ऑप्शन 4 इत्र। प्राचीन भारत में रेशमी कपड़े को चीन से, इत्र को अरब से और कीमती पत्थरों को अलग अलग जगहों से मंगवाया जाता था। भारत चीनी का आयात नहीं करता था। इसके अलावा भारत मसालों, नील, ओपियम और कपास जैसी बहुत सी चीज़ों का निर्यात भी करता था। क्या आपको पता है कि भारत इत्र को किन देशों से मंगवाता था? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा सेक्टर भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है? ऑप्शन 1 कृषि संबंधित गतिविधियाँ, ऑप्शन 2 विनिर्माण क्षेत्र, ऑप्शन 3 निर्माण क्षेत्र, ऑप्शन 4 तृतीयक सेक्टर। भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार कृषि और संबंधित गतिविधियों से पैदा होते हैं। गांवों में करीब 66% और शहरों की 9% आबादी इन कामों से जुड़ी हुई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत की करीब 48% जनसंख्या इससे जुड़ी है। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन से करीब 24% जनसंख्या और सर्विस क्षेत्र से करीब 26% लोग जुड़े हैं। क्या आपको पता है कि इन सभी सेक्टरों में से कौन सा सेक्टर अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान देता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करने का अधिकार निम्न में से किसके पास है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को कुछ देर, अगले दिन या अनिश्चित काल तक के लिए रोकने का अधिकार दोनों सदनों के सभापतियों के पास होता है। लेकिन अगर संसद के सत्र का आह्वान और सत्रावसान करना हो तो ये अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है और राष्ट्रपति को साल में कम से कम 2 बार सदन का आह्वान करना पड़ता है। क्या आपको पता है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने दिन का समय अंतराल हो सकता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। अशोक की निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा कलिंग क्षेत्र से संबंध रखती है? ऑप्शन 1 लोरिया नंदनगढ़, ऑप्शन 2 धौली जौगदा, ऑप्शन 3 गिरनार, ऑप्शन 4 रुमेंदेई। कलिंग को जीतने के बाद अशोक ने जौगदा को कलिंग की राजधानी बनाया और यहाँ पर एक किले का निर्माण भी करवाया। ये वर्तमान में गंजम जिले में स्थित है। यहाँ पर और इसके पास ही स्थित धौली में हमें अशोक के प्राकृत भाषा में लिखे कई शिलालेख मिलते हैं। क्या आपको कुछ और ऐसी जगहों के नाम पता है जहाँ से अशोक के दूसरे शिलालेख मिले हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। किसी स्थान पर 2 ज्वार या 2 भाटाओं के बीच कितना अंतराल होता है? ऑप्शन 1 12 घंटे, ऑप्शन 2 12 घंटे 26 मिनट, ऑप्शन 3 15 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन 4 24 घंटे। जब सूरज और चंद्रमा एक लाइन में होते हैं तो ज्वार यानी हाई टाइड आती है और जब वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं तो भाटा या लो टाइड आती है। ज्वार और भाटा के बीच 6 घंटे 13 मिनट का अंतर होता है, जबकि 2 ज्वार या 2 भाटों के बीच 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है। क्या आपको पता है कि ज्वार और भाटा आने के पीछे क्या कारण है? कमेंट बॉक्स में बताएं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में स्थापित किया गया था। ये उपनिवेशकालीन भारत में स्थापित होने वाला कौन से नंबर का विश्वविद्यालय था? तीसरा, चौथा, पांचवा या दूसरा?
अपने जैसा सोचने समझने और व्यवहार करने वाले भारतीयों को बनाने के लिए अंग्रेज़ों ने 19वीं शताब्दी के मध्य में अनेक विश्वविद्यालयों की स्थापना की। इसमें सबसे पहला कलकत्ता यूनिवर्सिटी, दूसरे नंबर पर बॉम्बे यूनिवर्सिटी, तीसरे नंबर पर मद्रास यूनिवर्सिटी, चौथे नंबर पर पंजाब यूनिवर्सिटी और पांचवें नंबर पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। क्या आपको पता है कि वुड्स डिस्पैच किस चीज़ से संबंधित था? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न ग्रहों में पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसको कहा जाता है? नेपच्यून, शुक्र, मंगल या शनि? हम अक्सर ही समाचारों में मंगल ग्रह के बारे में सुनते रहते हैं और शायद यही वजह है कि बहुत से लोगों को लगता है मंगल पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है, मगर ऐसा नहीं है। दरअसल आकार, भार, घनत्व, संरचना और ग्रेविटी में लगभग समान होने की वजह से वीनस यानी शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बोला जाता है। क्या आपको पता है कि भारत का कौन सा स्पेस मिशन शुक्र ग्रह पर जाने वाला है? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 1 भीमा कटफिशस चीन से संबंधित, ऑप्शन 2 हिप्पोलस मानसून हवा की खोज, ऑप्शन 3 गौतमी पुत्र सातकर्णी दक्षिण पूर्व भारत का व्यापार, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। भीमा या वीमा कटफिशस पहला कुषाण राजा था जिसने सोने के सिक्के चालू किए। इससे पहले तांबे और चांदी के सिक्के चलते थे। एक सोने का सिक्का करीब 8 ग्राम का होता था। हालांकि उस समय चीन के साथ सिल्क रोड पर व्यापार होता था, मगर वीमा का चीन से किसी भी तरह का संबंध नहीं था। क्या आपको पता है कि कुषाण वंश की स्थापना किसने की? कमेंट बॉक्स में बताएं। स्वेज नहर निम्न में से किन दो सागरों को जोड़ती है? ऑप्शन 1 भूमध्य सागर और लाल सागर, ऑप्शन 2 बाल्टिक और कैस्पियन सागर, ऑप्शन 3 लाल सागर और कैस्पियन सागर, ऑप्शन 4 भूमध्य और उत्तरी सागर। स्वेज नहर की लंबाई 193 किलोमीटर है। यह दुनिया के सबसे व्यस्ततम रास्तों में से एक है। यहाँ से हर दिन 40 से 50 बड़े बड़े कंटेनर शिप गुजरते हैं। एक कंटेनर शिप की लंबाई 300 मीटर से आधे किलोमीटर तक होती है। स्वेज नहर 1869 में बनकर तैयार हुई थी। इसने भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ दिया, जिससे अफ्रीका को घूमकर जाने की ज़रूरत खत्म हो गई। क्या आपको पता है कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से कौन से विवाह अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करते हैं? ऑप्शन 1 गंधर्व, अनुलोम, प्रतिलोम, ऑप्शन 2 गंधर्व और अनुलोम, ऑप्शन 3 अनुलोम और प्रतिलोम, ऑप्शन 4 गंधर्व और प्रतिलोम। जब ऊंची जाति का लड़का नीची जाति की लड़की से शादी करता था तो उसे अनुलोम, और जब नीची जाति का लड़का ऊंची जाति की लड़की से शादी करता था तो उसे प्रतिलोम विवाह बोलते थे। ये दोनों ही विवाह अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करते हैं। गंधर्व विवाह हिंदू धर्म के 8 विवाहों में से एक था। इसमें अंतरजातीय विवाह हो भी सकता था और नहीं भी। आपको हिंदू धर्म के 8 विवाहों में से कितने के नाम पता हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। मानव द्वीप निम्न में से किन दो देशों के बीच स्थित है? ऑप्शन 1 क्यूबा और जमैका, ऑप्शन 2 मलेशिया और इंडोनेशिया, ऑप्शन 3 फ्रांस और इंग्लैंड, ऑप्शन 4 उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड। आइल ऑफ मैन या मानव द्वीप आयरिश समुद्र में स्थित एक द्वीप है जो इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड के बीच में है। वैसे तो यहाँ का शासन पूरी तरह से यहाँ के लोगों के हाथ में है, लेकिन इनका डिफेंस का अधिकार ब्रिटेन के पास है। इसको यूनेस्को ने 2016 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था। क्या आपको पता है कि अंडमान और निकोबार के किस द्वीप पर लोगों का आना जाना पूरी तरह वर्जित है? कमेंट बॉक्स में बताएं।